गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग देख रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना। और उस सीरीज की ये छठी क्लास है। आज क्लास में हम लोग देखने वाले हैं गांधी का अभ्युदय। ठीक। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ें हो गई थी। तो जो सबसे पहली बात हुई थी वो हमारी थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां कौन कौन सी हुई थी। तो जिसमें जो सबसे पहला है वह है होम रूल लीग 1916। और इसी के साथ जो दूसरी घटना थी वह था हमारा कांग्रेस का लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था। होम रूल लीग के अंतर्गत दो लीग बनी थी। एक का नाम था तिलक की होम रूल लीग और दूसरे का नाम था एनी बेसेंट की होम रूल लीग, है ना। चलिए, अब इसके बाद हम लोगों ने जाना कि होम रूल लीग के अंतर्गत क्या क्या बातें पढ़ी थी। तो जो सबसे पहली बात थी वो ये थी कि आंदोलन प्रारंभ होने के उत्तरदायी कारक क्या क्या थे। मतलब ये जो होम रूल लीग आंदोलन था इसके प्रारंभ होने के क्या क्या उत्तरदायी कारक रहे। फिर हम लोगों ने जाना कि होम रूल लीग आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से थे, मतलब इनका उद्देश्य क्या क्या था और ये अपने आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या काम कर रहे थे। तीसरी बात ये है कि लीग के प्रति सरकार का रुख कैसा था, है ना। इन सब बातों को हम बहुत डीपली जो है पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चौथी बात ये कि 1919 तक आते आते आंदोलन के धीमा होने के रीजन क्या क्या रहे। और पांचवी बात हम लोगों ने जानी थी कि होम रूल लीग आंदोलन की उपलब्धियां क्या क्या रही। तो आप ये सब देख रहे हैं, ये जो 5 पॉइंट हैं ये 5 पॉइंट आपको मेंस में काम आएगा। ठीक है। और इसके जितने भी फैक्ट हैं वो सारे के सारे फैक्ट आपको फ्री में काम दे देंगे। ठीक है? चलिए, और जो दूसरा है वो है कांग्रेस लखनऊ का कांग्रेस, और दूसरा है कांग्रेस का लखनऊ समझौता 1916, है ना। इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी थी। जो पहली बात थी वो थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। ठीक। दूसरा ये था इस लखनऊ समझौते का प्रावधान क्या था। तीसरी बात थी कि समझौते के पश्चात कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों की संयुक्त मांगे क्या क्या थी, है ना। इन सब चीज़ों को हमने बहुत डीपली लास्ट क्लास में देख ली थी। और उसके बाद हम लोगों ने जो इसकी समालोचना की थी, है ना, ये चीज़। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो इन सभी ये टॉपिक और इसके पहले के टॉपिक इन सबको पढ़ने के साथ साथ हमारा जो उग्रवादी चरण होता है 1905 से लेकर 1919 तक का वह अब पूरा होता है। ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण या फिर अंतिम चरण जिसको हम गांधीवादी चरण के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1919 से लेकर के 1947 तक का। ठीक। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं आज क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो उसको जान लेते हैं। तो आज की क्लास हमारी होगी गांधीवादी चरण से, जो कि आपका टाइम पीरियड है 1919 से लेकर 1947 तक का। इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट होगा आज की क्लास का वो हमारा रहेगा महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन एवं दक्षिण अफ्रीका में उनके सत्य के प्रयोग। दूसरा रहेगा गांधी जी की सत्याग्रह की तकनीक क्या क्या इस्तेमाल करते थे। ठीक है। वो किन किन लोगों से प्रभावित थे और किन किन लोगों के दर्शन का प्रयोग अपने सत्य के प्रयोग में कर रहे थे। ठीक। तीसरी बात ये कि गांधी जी की भारत वापसी जनवरी 1915। और जो चौथा पॉइंट है वो है भारत में गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह। अब इन प्रारंभिक सत्याग्रहों में तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा हम आज अपनी इस क्लास में करेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है चंपारण सत्याग्रह 1917। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका मुख्य तथ्य मतलब इसकी जो मुख्य घटना थी वो क्या थी और इस घटना में गांधी जी का प्रयास क्या रहा। ठीक। दूसरा ये कि अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 इसकी मुख्य बात क्या थी और उसमें गांधी जी का प्रयास क्या रहा। तीसरी बात ये थी खेड़ा सत्याग्रह 1918। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि इसकी मुख्य बात क्या रही और उसमें गांधी जी का प्रयास क्या रहा। उसके बाद हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग जानेंगे कि चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा में गांधी जी की उपलब्धियां क्या क्या रही। ठीक है। इतनी सारी बातें आज क्लास में हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। फिर देखेंगे कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह जो किया गया था उसके बारे में। उसी के साथ लगा हुआ है जलियांवाला बाग नरसंहार। और उसके बाद बनता है हंटर आयोग और उसके बाद फिर आता है
खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। ठीक, तो ये जो 5 बातें हैं ये हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो अंतिम चरण है, जिसको हम गांधीवादी चरण के नाम से भी जानते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि 1919 से लेकर के 1947 तक इस गांधीवादी चरण में क्या क्या घटनाएं घटी थी। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब हम ये जानेंगे महात्मा गांधी जी का जो प्रारंभिक जीवन कैसा था और अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए सत्य के प्रयोग कौन कौन से थे। ठीक है, चलिए, तो जो सबसे पहली बात वो है गांधीवादी चरण 1919 से लेकर के 1947 तक। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि यह काल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गांधीवादी युग अथवा गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। पहले 2 चरणों में नरमपंथी एवं गरमपंथी दलों के नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। वहीं से इस तीसरे चरण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुए। ठीक, अब जो इस आंदोलन की जो सबसे खास बात रही वो ये रही कि इस चरण में राष्ट्रीय आंदोलन का जो स्वरूप था वो कैसा था, जन संघर्ष के रूप में उभर करके सामने आया। चौथी बात ये कि इस दौरान राष्ट्रवादियों, क्रांतिकारियों, सैनिकों, किसानों, मजदूरों, सामान्य जन सभी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस गांधीवादी चरण में जो भी आंदोलन हुए उसका जो सबसे बड़ा असर दिखा वो ये था कि इसमें जन संघर्ष हुआ। ठीक, मतलब सभी लोगों ने मिल करके एकजुटता दिखाई और अपना संघर्ष जारी रखा। अब इसमें चाहे वो राष्ट्रवादी हों, चाहे क्रांतिकारी हों, है ना, सैनिक हों, किसान हों, मजदूर हों, महिला हों, विद्यार्थी, सब लोग एक साथ एकजुट होकर के इस संघर्ष में शामिल हुए। और पांचवी बात ये लिखी है कि इस काल के जो प्रमुख आंदोलन रहे उसमें क्या क्या रहा, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब गांधीवादी चरण में जो 3 सबसे बड़े आंदोलन हुए उनमें जो पहला था वो था असहयोग आंदोलन, उसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। छठी बात ये कि इस चरण के दौरान ही हिंदू मुस्लिम मतभेद अपने चरम स्तर पर पहुंच चुके थे। और सातवीं बात यह कि परिणामतः 1940 में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर दी। ठीक, और आठवीं बात यह कि 1942 में करो या मरो नारे के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। और नौवीं बात यह है कि अंततः भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की विजय हुई और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। यह जो एक छोटी सी समरी थी जो कि गांधीवादी चरण 1919 से लेकर के 1947 के बीच हुआ था। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन कैसा था और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने जो सत्य के प्रयोग किए थे वो क्या क्या थे। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहली बात ये कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता काठियावाड़ के दीवान थे। ठीक, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि इंग्लैंड में बैरिस्टरी मतलब वकालत पास करने के उपरांत वे गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। तीसरी बात ये कि वहां उन्होंने देखा कि जो एशियाई मजदूर यहाँ पर मजदूरी करने अब दक्षिण अफ्रीका गए थे, वे किस प्रकार प्रजातीय उत्पीड़न तथा भेदभाव के शिकार हुए थे, है ना। और वहाँ उन्होंने गोरों द्वारा काले लोगों के रंगभेद नीति का विरोध प्रकट किया। ये जो सबसे बड़ा काम इनका रहा कि वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जो गोरी सरकार थी, मतलब जो अंग्रेजों की सरकार थी, वो काले लोगों पर किस प्रकार से अत्याचार कर रहे थे उसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई थी। चौथी बात ये कि इसके पश्चात गांधी जी ने निश्चय किया कि वे वहां रुक करके भारतीय मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देंगे तथा उन्हें संगठित करेंगे। और इसके बाद जो पांचवी बात कि गांधी जी 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में ही रुके, उसके बाद वे भारत वापस आए। ठीक, अब हम ये जान लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय जो थे वो किस प्रकार किन किन वर्गों में संगठित थे। तो जो छठी बात लिखी है कि दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत भारतीय 3 वर्गों में संगठित थे। तो जो पहला वर्ग था उसमें कौन थे? पहले वर्ग में आते हैं
मुख्यतः दक्षिण भारत, मतलब जो हमारा जो साउथ इंडिया है वहाँ से आए हुए मजदूर थे, जो 1890 के पश्चात गन्ने के खेतों में काम करने दक्षिण अफ्रीका आए हुए थे। इनका एक अलग वर्ग था। दूसरे वे लोग थे भारत के जो मैमन मुसलमान थे, ये लोग थे जो मजदूरों के साथ दक्षिण अफ्रीका आए हुए थे। और जो तीसरा वर्ग था वो ये था भारत से आए हुए मजदूर जो कार्य का अनुबंधन समाप्त होने के पश्चात अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगे थे। मतलब जब उस समय मजदूर अफ्रीका गए थे तो उनके साथ एक करार कर लिया गया था कि आप फला टाइम तक हमारे साथ और हमारे खेतों पर काम करेंगे। तो ऐसे भी भारतीय मजदूर थे जिनका अनुबंधन समाप्त हो गया था, मगर अब वो वहाँ से आना नहीं चाह रहे थे और वो अपने परिवार के साथ वहीं पर रह रहे थे। तो ये जो मजदूर थे ये तीसरी कैटेगरी में आते हैं। इस प्रकार से 3 वर्गों में वहाँ पे पर भारतीय मजदूर रहते थे। अब देखिए इनके साथ समस्या क्या थी उसको भी जान लेते हैं। और यही सब समस्याएं देख करके गांधी जी में एक बात अंदर से आई कि हम जो है इस रंगभेद की नीति को और जो यहाँ पर लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार है इसका हम विरोध करेंगे, और इसके लिए वो अपना आंदोलन प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो देखिए जो 10वीं बात लिखी है वो यही है कि ये भारतीय मुख्यतः अशिक्षित थे, उन्हें अंग्रेजी का अत्यल्प या बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ये सभी दक्षिण अफ्रीका में प्रजातीय भेदभाव के शिकार थे। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार इन भारतीयों पर अनेक जुल्म ढाती थी। अब इनके साथ मुख्यतः भेदभाव क्या क्या हो रहे थे उसको भी हम लोग जान लेते हैं। इन्हें मत देने का अधिकार नहीं था, इन्हें मत देने का अधिकार नहीं था। इन्हें कुछ विशेष स्थानों में ही रहने की अनुमति थी, जो कि अत्यंत संकीर्ण तथा गंदे थे, एवं यहाँ की मानवीय दशाएं अत्यंत निम्न थी। गोरी सरकार ने रात्रि 9 बजे के पश्चात भारतीय तथा काले अफ्रीकियों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा उन्हें सार्वजनिक फुटपाथों के प्रयोग की भी अनुमति नहीं थी। ठीक, तो ये इनके साथ होने वाले जो मुख्य भेदभाव थे। अब देखिए जब इतनी सारी समस्याएं गांधी जी ने देखी तब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने अपने बहुत सारे आंदोलन वहाँ पर किए थे। नेक्स्ट आपका है 12वां पॉइंट। इसमें देखो लिखा है कि डरबन के पिट्रोरिया जाते समय गांधी जी को अपमानित किया गया था और यहीं से उन्होंने भारतीयों के नेतृत्व की प्रेरणा मिली। ये बात हो गई। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट अपना देखते हैं वो है 13वां पॉइंट। और इसमें देखिए एक स्थापना होती है कि 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के नेटल या नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। चाहे नेटल कहिए चाहे नटाल कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्थापना की तथा रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किया। अपने सहयोगी जर्मन शिल्पकार कालिन वाक की मदद से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। वहां रह करके उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का भी प्रकाशन किया तथा 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। और उसके बाद उनके प्रयासों व आंदोलनों के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार 1914 में अधिकांश रंगभेद कानूनों को रद्द कर दिया। और फिर लास्ट इनका है कि 14वीं बात कि गांधी जी ने 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई थी। और ये देखिए सवाल पूछा भी गया कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है गांधी जी ने कब लिखी थी, तो कब लिखी थी 1909 में। ये तो बात हो गई कि गांधी जी का प्रारंभिक जीवन और उनके अफ्रीका में जो भी उन्होंने सत्य के प्रयोग किए थे। अब एक बात हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो अपने सत्याग्रह में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते थे, मतलब वो किन किन विचारों को अपने उस सत्याग्रह में शामिल करते थे। तो आइए देखते हैं। जो पहली बात है वो यही कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान सत्याग्रह तकनीक का प्रयोग किया। कौन सी तकनीक थी? सत्याग्रह। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी जी ने ईसाइयों की जरूरत को देखते हुए सत्याग्रह में कुछ तत्व भारतीय परंपरा के भी जोड़े और टॉलस्टॉय के दर्शन को भी शामिल किया। अब इस दर्शन में क्या बात कही गई तो उसको भी जान लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बुराई का सामना अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ठीक,
उन्होंने कहा कि जो बुराई का अगर हमको सामना करना है तो उसको हम अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक, ये बात थी टॉलस्टॉय साहब की। अच्छा, इसकी और क्या क्या विशेषताएं थी उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जो पहली विशेषता थी वो यही थी कि एक सत्याग्रही यह विचार कभी नहीं करता कि क्या गलत है, वह सदैव सच्चा, अहिंसक एवं निडर रहता है। दूसरा ये कि एक सत्याग्रही असहयोग एवं बहिष्कार के सिद्धांत पर काम करता है। तीसरा, सत्याग्रह की पद्धति में करों करों मतलब टैक्स का भुगतान ना करना और प्राधिकारी के सम्मान और स्थिति में कमी करना है। चौथी बात ये अब देखो, जो तीसरी बात यहाँ पे लिखी गई है कि सत्याग्रह की पद्धति में करों का भुगतान ना करना, मतलब हम प्रेम से हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है, और हम आपके कर का भुगतान नहीं करेंगे। और इसमें जो है किसी भी तरह का हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अहिंसक तरीके से ये सारे काम करने हैं। हम आपका टैक्स नहीं पे करेंगे, हम आपके प्राधिकारी का सम्मान नहीं करेंगे, और हम जो है आपकी जो स्थिति है उसमें धीरे धीरे कमी लाने का प्रयास करेंगे। ये बातें थी। चौथी बात यह है कि सत्याग्रह में बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते समय सभी प्रकार की शक्ति होनी चाहिए। ये यातनाएं सत्य के लिए उनकी आसक्ति का हिस्सा है। ठीक, और जो पांचवी बात वो है ये कि बुराई के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में एक सच्चा सत्याग्रही बुराई करने वाले से अनुराग रखता है। ठीक है, घृणा व द्वेष नहीं। और छठी बात है, एक सच्चा सत्याग्रही बुराई के सामने कभी सिर नहीं झुकाता, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो जाए। और सातवीं बात ये कि केवल बहादुर एवं दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ही सच्चा सत्याग्रही बन सकता है। सत्याग्रह कायर और दुर्बल लोगों के लिए नहीं है। कायर व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है, जिसका सत्याग्रह में कोई स्थान नहीं है। अगर अन्य शब्दों में कहें तो साध्य से साधनों को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। अतः सही साध्य के लिए साधनों का पवित्र होना आवश्यक है। तो ये जो सारी बातें थे ये इनकी तकनीक में शामिल थे कि अगर गांधी जी ने अगर सत्याग्रह किया था तो उसमें इन बातों को मेंशन किया था। ठीक है, और उसके बाद इन्हीं सब तकनीकों का प्रयोग करके वे अपने जो भी सत्याग्रह के आंदोलन थे वो कर रहे थे। ठीक, चलिए अब हम जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। गांधी जी की भारत वापसी है ना, वो कब भारत आते हैं और भारत आने के बाद फिर उनके क्या क्या कार्य प्रारंभ होते हैं। तो जो सबसे पहली बात है वो यही कि गांधी जी जनवरी 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था। न केवल शिक्षित भारतीय अपितु जनमानस में भी गांधी जी के बारे में भलीभांति लोग परिचित हो चुके थे। ठीक है, मतलब जब गांधी जी अफ्रीका से वापस भारत आते हैं तो तब तक इनकी ख्याति इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है या गैर शिक्षित है तो सभी लोग इनके बारे में जानने लग गए थे। दूसरी बात ये कि गांधी जी जिस समय भारत में आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट मतलब दलाल भी कहने लगे। और तीसरी बात ये कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान कर दी। ठीक, और चौथी बात ये कि भारत आने पर गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम की स्थापना भी की। इसका उद्देश्य रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, और जो सबसे पांचवी बात, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको हम जान लेते हैं, ये जो कि IMP है, कि भारत में गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से वे सर्वाधिक प्रभावित थे और कालांतर में गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। ठीक, ये सवाल कई बार पूछा गया है। चलिए अब जो नेक्स्ट है छठी बात कि चंपारण आंदोलन बिहार तथा अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह गुजरात, इन आंदोलनों में सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के पश्चात गांधी जी ने भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली
प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी पहचान बना ली। ठीक, तो ये तो होगी उनकी भारत में वापसी। अब जो प्री में और मेंस में जो कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे चंपारण का सत्याग्रह क्या है, इसके रीजंस क्या क्या रहे और ये कब हुआ था। ठीक है, और अगर कभी मेंस आता है तो मेंस में ये आएगा कि इस चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की भूमिका क्या रही, है ना। तो आइए हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं भारत में गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह। तो 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन बिहार तथा अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हिस्सा लिया। ये तीनों ही आंदोलन स्थानीय आर्थिक मांगों से संबद्ध थे। इनमें अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था तथा चंपारण और खेड़ा किसान आंदोलन थे। अभी हाल ही में एक सवाल पूछा गया था कि चंपारण और खेड़ा जो आंदोलन थे वो किससे संबंधित थे, तो वो थे किसानों से संबंधित। ठीक, और जो अहमदाबाद का आंदोलन था वो था मजदूरों से संबंधित। चलिए, अब हम जो सबसे पहला इनका आंदोलन है चंपारण का सत्याग्रह, इसको देख लेते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। इसी को बिहार के चंपारण में गांधी जी के सत्याग्रह का पहला प्रयोग भी कहते हैं। ठीक है, आइए अब सबसे पहले इसमें हम ये जानते हैं कि इसकी मुख्य बात क्या थी या इसका मुख्य तथ्य क्या था। चंपारण सत्याग्रह क्यों फेमस है, इसके पीछे वजह क्या थी। ठीक, यहाँ पे क्या समस्या थी, क्या परेशानी थी। चलिए, जो सबसे पहली बात है वो यही कि चंपारण में नील बागान के मालिकों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था के कारण किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। अब ये 3 कठिया व्यवस्था थी क्या? ये थी कि कृषकों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। मतलब अगर किसी किसान के पास एक कोई खेत है तो उसके आप पहले 20 हिस्से कर दीजिए और उस 20 हिस्से में से जो आपका 3 हिस्सा है उसमें आपको नील की खेती करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, ये जो है उनके साथ जबरदस्ती था। अब देखिए, जो पहली घटना होगी, दूसरी घटना ये थी कि 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों डाई का विकास हो गया था, जिससे भारतीय कृषकों द्वारा उगाए गए नील की मांग ठप हो गई थी। अब बताइए, एक तरफ आप उनसे नील की खेती करवा रहे थे जबरदस्ती, उसके बाद अब जब वो अपनी फसल पैदा करते हैं तो उसकी मांग ही नहीं है। अब बड़ी समस्या है। तो इसका जो परिणाम हुआ कि परिणामतः चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, किंतु परिस्थितियों को देखकर गोरे बागान मालिक किसानों की व्यवस्था का फायदा उठाना चाहते थे। वही जो उन्होंने अनुबंध करवा लिया था कि आपको जो है इतने इतने समय तक हमारे साथ काम करना है और अपनी फसल में कुछ हिस्सा जो है आपको नील की खेती करनी है। तो इसका जो है वो नाजायज फायदा उठाना चाह रहे थे। चौथी बात ये कि उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध से मुक्त करने की एवज में, ये देख रहे हैं कि उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध मुक्त करने की एवज में लगान व अन्य करों की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय की गई दरों पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य कर दिया। अब देखिए, एक तरफ वो उनसे नील की खेती करवा रहे हैं 3/20वें हिस्से पर, दूसरी बात ये कि अब उनकी जब फसल होती है तो उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, और जब वो इसके लिए मना करते हैं तो फिर उनके साथ जाती होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपका जो अनुबंध है वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा कि हमारे द्वारा जो भी तय किए गए रेट हैं उस पर आपको सामान अपना बेचना होगा, आपकी जो फसल है वो बेचनी होगी। तो ये इनकी समस्या थी। अब इसमें गांधी जी ने क्या क्या अपने प्रयास किए उसको जान लेते हैं। तो गांधी जी का प्रयास क्या था? इस क्रम में चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। दूसरी बात ये कि फलतः गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख तथा जेबी कृपलानी के साथ मामले की जांच करने चंपारण पहुंच गए। तीसरी बात ये कि गांधी जी चंपारण पहुंचकर कृषकों की समस्याओं से अवगत हुए तथा सरकार को इस समस्या को हल करने के लिए कहा।
सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित की और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। ठीक। अब देखिए, गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि तिनकठिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने आयोग को यह भी समझाया कि किसानों से पैसा अवैध रूप से वसूला गया है, उसके लिए किसानों को हर्जाना भी दिया जाना चाहिए। बाद में एक और समझौते के पश्चात गोरे बागान मालिक अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हो गए। इसके एक दशक के भीतर ही बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया। अब देख रहे हैं गांधी जी के प्रयासों में ये रहा कि वो जो है आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि जो तिनकठिया पद्धति है वह क्या है, सही नहीं है और इसको समाप्त कर देना चाहिए। और इसके लिए जो है वहाँ के जो गोरे बागान मालिक थे उन लोगों ने क्या किया, एक कमेटी बना दी और उस कमेटी में जो है गांधी जी को भी शामिल कर दिया। और गांधी जी उस कमेटी को समझाने में सफल रहे कि तिनकठिया व्यवस्था जो है वो समाप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार गांधी जी का भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध अन्य लोकप्रिय नेताओं में अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद एवं शंभू शरण वर्मा शामिल थे। और चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। यह सवाल कई बार पूछा गया है कि महात्मा किसने कहा था। तो सबसे पहली बात कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। और ये कब कहा था, तो चंपारण के सत्याग्रह के सफल होने के बाद कहा था। ठीक। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 2017 में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ये बात रही आपके चंपारण सत्याग्रह की। अब हम लोग देखते हैं अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन 1918। यह भी कई बार पूछा गया। अच्छा, एक बात आपको हम और भी बता दें कि अगर उसको शॉर्ट में पूछना होगा तो वो इसका कालक्रम पूछ लेता है कि सबसे पहले चंपारण हुआ था कि खेड़ा हुआ था कि अहमदाबाद हुआ था, है ना। इसका सही कालक्रम क्या है, यह भी कई बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन 1918। इसकी मुख्य बात क्या रही है, इसकी मुख्य बात हम लोग देख लेते हैं। इसकी मुख्य बात में रहा कि यह आंदोलन मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर के हुआ था। दूसरी बात ये कि वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ी हुई महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाह रहे थे। ये तो बात हो गई। इसकी मुख्य बात क्या थी, अहमदाबाद जो मिल मजदूर का मामला था कि जब प्लेग बोनस वो चाह रहे थे और उनको मिल भी गया था, ठीक है, और वो चाह रहे थे कि ये जो बोनस है ये लंबे समय तक चलता रहे। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महंगाई बढ़ गई थी उससे उनका भरण पोषण होने में थोड़ी तकलीफ आ रही थी। तो वो ये चाहते थे कि ये जो महंगाई भत्ता हमको मिला है, जो हमको जो प्लेग बोनस मिला है, ये थोड़ा लंबे समय तक चलता रहे। ये समस्या थी। और जो मिल मालिक थे वो ये देना नहीं चाह रहे थे, है ना। ये तो थी मुख्य घटना। अब इसमें गांधी जी ने क्या प्रयास किया उसको देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली बात थी वो यही कि गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने तथा 50% के स्थान पर 35% बोनस की मांग करने को कहा। ठीक है। दूसरी बात ये कि जबकि मिल मालिक मजदूरों को केवल 20% बोनस ही देने के लिए राजी थे। मजदूर चाहते थे 35, मतलब चाहते तो वो 50 थे, लेकिन गांधी जी के कहने के बाद वो चाहते थे 35। लेकिन जो मिल मजदूर थे वो कितना देना चाह रहे थे, मात्र 20%। तीसरी बात ये कि गांधी जी ने मजदूरों को सलाह दी कि वे शांतिपूर्ण एवं अहिंसक ढंग से अपनी हड़ताल को जारी रखें। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल करने का फैसला किया और इसी अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन को ही जो है हम प्रथम भूख हड़ताल के नाम से भी जानते हैं। तो फैसला किया और स्वयं गांधी जी के अनशन पर बैठने के फैसले से मजदूरों के उत्साह में वृद्धि हुई और उनका संघर्ष और तेज हो गया। अब चौथी बात कि अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने इस संघर्ष में गांधी जी को सक्रिय योगदान दिया। मजबूर होकर के मिल मालिक समझौता करने को तैयार हो गए तथा सारे मामले को एक न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। ट्रिब्यूनल ने मजदूरों के पक्ष में निर्णय देते हुए मिल मालिकों को 35% बोनस मजदूरों को देने का फैसला सुनाया और यह जो है गांधी जी की दूसरी विजय हुई। ठीक।
जो गांधी जी चाहते थे कि 35% उनको बोनस दिया जाए, तो वो चीज़ें जो है न्यायाधिकरण ने लागू करवा दी, और लास्ट में हार मान करके मिल मालिकों को उनके मजदूरों को 35% बोनस देना पड़ा। यह जो है गांधी जी की दूसरी प्रमुख विजय थी। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा जो उनका आंदोलन था, खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में होता है। कि वर्ष 1918 में भीषण दुर्भिक्ष मतलब अकाल के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई। फिर भी सरकार ने किसानों से मालगुजारी वसूल करने की प्रक्रिया को जारी रखा। दूसरी बात ये कि गुजरात सभा जिसमें किसान शामिल थे ने 1919 में राजस्व वर्ष के मूल्यांकन को लागू न करने की प्रार्थना के लिए प्रांत के सर्वोच्च शासकीय प्राधिकारियों के सम्मुख याचिका रखी। सरकार कठोर बनी रही और कहा कि यदि करों का भुगतान न किया गया तो किसानों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। जबकि राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से भी कम हो तो किसानों का राजस्व पूरी तरह माफ कर दिया जाना चाहिए। किंतु सरकार ने किसानों का राजस्व माफ करने से मना कर दिया था। ठीक है, ये समस्या थी खेड़ा सत्याग्रह में। मतलब वहां पे अकाल पड़ा हुआ है, उसके बाद भी जो वहां की सरकार है वो फसलों पर मालगुजारी वसूल कर रही है। ठीक है, ये तो बातें हो गई कि खेड़ा सत्याग्रह के अंतर्गत क्या क्या जो मुख्य बातें रही हैं। अब हम बात करते हैं गांधी जी का प्रयास क्या रहा इसमें। इसमें गांधी जी ने क्या क्या प्रयास किए थे। तो जो पहली बात वो ये कि गांधी जी ने किसानों को राजस्व अदा न करने तथा सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी। दूसरी बात ये कि खेड़ा जिले के युवा अधिवक्ता वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक तथा कई अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा के गांवों का भी दौरा किया। तीसरी बात ये, इन्होंने किसानों को लगान ना अदा करने की शपथ दिलाई। गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ कर दे तो लगान देने में सक्षम किसान स्वेच्छा से अपना लगान अदा कर देंगे, है ना। और चौथी बात यह कि दूसरी ओर सरकार ने लगान वसूल करने के लिए दमन का सहारा भी लिया। कई स्थानों पर किसानों की संपत्ति कुर्क कर ली गई तथा उनके मवेशियों को जब्त कर लिया गया। अंततः सरकार ने किसानों के साथ एक समझौता किया। उसने 1 वर्ष के लिए कर माफ कर दिया, मतलब टैक्स को माफ कर दिया, और आगामी वर्षों में करों की दरों में कमी की तथा किसानों की जब्त संपत्ति को लौटा दिया। ठीक, तो ये तो था आपका गांधी जी का प्रयास खेड़ा के मामले में। ठीक है, और अब हम लोग जान लेते हैं कि चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा में गांधी जी की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। तो जो सबसे पहली बात थी वो यही थी कि इन आंदोलनों ने गांधी जी को संघर्ष के गांधीवादी तरीके सत्याग्रह को आजमाने का अवसर दिया। दूसरी बात ये कि गांधी जी को देश की जनता के करीब आने तथा उनकी समस्याएं समझने का अवसर मिला। और तीसरी बात ये कि गांधी जी जनता की ताकत तथा कमजोरियों से परिचित हुए, उन्हें अपनी रणनीति का मूल्यांकन करने का भी अवसर मिला। और चौथी बात यह कि इन आंदोलनों में गांधी जी को समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषतः युवा पीढ़ी का भरपूर समर्थन मिला तथा भारतीयों के मध्य उनकी विशिष्ट पहचान कायम हुई। इस प्रकार से जो है चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा में गांधी जी की उपलब्धियां रही हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए हमने एक छोटा सा एक नोट पॉइंट बना दिया था, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जो सबसे पहली बात वो यही कि जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था उसका एक अन्य नाम भी है। उसका अन्य नाम क्या है? प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरा ये कि अहमदाबाद मिल हड़ताल 1917, इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? प्रथम भूख हड़ताल। और जो तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह 1918, इसका जो अन्य नाम है वो है प्रथम असहयोग आंदोलन। और अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो एक आएगा रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में हुआ था, और उसी के विरोध में जो है रॉलेट सत्याग्रह भी आया था। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम जन आंदोलन। ठीक, तो इस प्रकार से आज की हमारी जो क्लास वो पूरी होती है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी।
अब हम अगली क्लास में जो है रॉलेट एक्ट और उसके बाद उसके विरोध में जो किया गया सत्याग्रह है उसको, और जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर आयोग, और फिर उसके बाद हम लोग खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। ठीक, तो ठीक है दोस्त, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।